तो दोस्तों हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे। हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी जिसमें हमने जो आंकड़े होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था और आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं, उनके बारे में जान लिया था। इसके अलावा हमने माध्य के बारे में जो छोटी छोटी बातें थी, बहुलक है, माध्यिका है, जिनमें हमें वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़े नहीं दिए गए हों तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े होंगे उनके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा जो औसत पे बनने वाले क्वेश्चन सारे हैं, यानी तो औसत, माध्य या समांतर माध्य या फिर अंकगणितीय माध्य, इन चारों में से कोई सा ही नाम आ जाए, वो सारी चीजें जो बनने वाली हैं वो बताने वाले हैं। और ये सांख्यिकी जो है 2 से 3 क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि आपको यूट्यूब पे कम से कम 7, 8, 9, 10 पार्ट में मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन 3 क्लासों में इसको ढंग से जमा देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए, हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम माध्य के बारे में पहले पढ़ रहे थे और माध्य, माध्यिका, बहुलक के क्वेश्चन हमने कुछ किए थे, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए, माध्य जो है वो और किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे बन गया, आपको कह दिया कि 20 संख्याओं का माध्य, जैसे औसत वाला सवाल बना था ना, वैसे 20 संख्याओं का माध्य 17 है तथा 30 संख्याओं का माध्य 28 है, तो सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा, सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहां माध्य नाम भी लिखा हो सकता है, देखो क्या क्या नाम लिखा हो सकता है, माध्य, समांतर माध्य, अंकगणितीय माध्य, ठीक है ना, औसत, तो इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए, आपको एक ही चीज समझनी है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर सभी संख्याओं का माध्य निकालना है या औसत निकालना, तो क्या करोगे आप, पहले देखिए 20 संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका माध्य कितना है, 17 है। फिर बात आती है 30 संख्याओं की, जिनका माध्य कितना है, 28 है। यदि दोस्तों आप माध्य को किससे गुणा कर देते हो, संख्याओं से गुणा कर देते हो, ये देखो संख्याएं हैं और ये है माध्य या औसत, ठीक है। इसको जब इससे गुणा कर देते हो क्या आ जाता है, योग आ जाता है। तो देखो कितना आता है, 17 दूना 34 यानी 340, यानी कि जो टोटल 20 संख्या है ना, उन सभी संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा, 340 आएगा, ये गए योग। और इनका 88 84 यानी 840 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना हमें, तो सभी संख्याओं का माध्य निकालना है, तो सभी का योग कितना हुआ, देखो 40 40 80, 8 3 11, ये 1180, तो योग आ गया। संख्याएं कितनी हो गई टोटल, संख्याएं हो गई है 20 और 30 50। अब देखो 50 संख्याओं का योग कितना है, 1180 है, तो इन 50 का फिर माध्य कितना हो जाएगा, माध्य आसान हो जाएगा भाई, 1180 में डायरेक्ट बाहर लगा दो कितने का, 50 का। तो देखो 0 से 0 कट गया और 5 का भाग दोगे, 5 दूना 10, 1 बचा 18, 5 3 15, पॉइंट लग गया तो हो गया 3 30 हो गया, 5 अंक 30, 23.6 क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या भाई, जल्दी कमेंट करके बताएं। वेरी गुड। अब देखो इसी तरीके के सवाल में, जैसे मान लो सवाल ऐसे बन गया, यहां पर अपने को कह दिया x संख्याओं का माध्य y है, ठीक है, और तथा y संख्याओं का माध्य x है, तो सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, वो भी आ जाओ यहां पर। देखिए दोस्तों,
पहले क्या कहा, x संख्याओं का माध्य y, तो x को y से गुणा कर दिया, क्या आ गया भाई, xy आ गया। इसी तरीके से y संख्याओं का माध्य x है, तो y को x से गुणा कर दिया, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, xy हो गया, ठीक है ना। अब आपने देखा कि टोटल इनका योग कितना बन गया, xy प्लस xy, तो 2xy बन गया। और यहाँ संख्याओं का जोड़ किया, ये देखो औसत माध्य था, यहाँ पर संख्याओं का जोड़ किया तो ये बन गया x प्लस वाई। तो आपने देखा कि x प्लस वाई संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 2xy है, तो इनका माध्य कितना होगा, माध्य हो जाएगा आपका 2xy और बट्टे में x प्लस वाई, ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब दोस्तों ये सवाल बना, वैसे ही अपने को सवाल ऐसे बना दे, x संख्याओं का माध्य y स्क्वायर है, ठीक है, और y संख्याओं का माध्य x स्क्वायर है, तो बताइए सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ x की जगह दोस्तों x y की जगह mn भी आ सकता है, ab भी आ सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। अब समझिए मेरी बातों को ध्यान से। दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, x का माध्य y स्क्वायर है, तो पहले x को y स्क्वायर से गुणा किया, x y स्क्वायर हो गया, फिर y का माध्य x स्क्वायर, तो ये हो गया y x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। मतलब ये तो पहले का और ये दूसरे का, दोनों का जोड़ कितना हो गया, टोटल इतना हो गया, ये योग आ गया। और इस योग में किसका भाग लगा देंगे, टोटल संख्याओं का, तो पहले संख्या x थी और बाद वाली संख्या y है, तो x प्लस y का भाग लगा दो, ये क्या आ जाएगा, सभी का माध्य आ जाएगा। माध्य बोल दें, औसत बोल दें, समांतर माध्य बोल दें। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, तो आप देखेंगे इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है, इसमें y स्क्वायर है, इसमें y है, तो y कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा भाई साहब, यहाँ बचा y, क्योंकि x आ गया y आ गया तो एक y बच गया, प्लस y आ गया x आ गया, क्या बचा, एक x बच गया, और नीचे क्या है, x प्लस y है। तो देखो इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा xy। यानी दासू से दासू सवाल यहां पर आपका बन रहा है। क्लियर है क्या भाई मामला। और औसत में सवाल ऐसे सवाल में करवा भी चुका हूं आपको। चलो आप इसका बताइए मुझे, आपको यदि ये कह दिया x संख्याओं का माध्य y क्यूब है, ठीक है, और y संख्याओं का माध्य x क्यूब है, अब बताइए मुझे सभी संख्याओं का माध्य बताइए। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर x को y क्यूब से गुणा किया तो x y क्यूब आ गया, प्लस और y को x क्यूब से गुणा किया तो y x क्यूब आ गया, नीचे टोटल जोड़ कितना आ गया, ये आ गया x प्लस वाई। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन x आ रहा है और y आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस में x स्क्वायर, और बट्टा में आ जाएगा x प्लस वाई। और कोशिश मत कर देना यहाँ काटने की, ठीक है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्यों, क्योंकि x y है और यहाँ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप x प्लस वाई से नहीं काट सकते, ठीक है ना। यदि यहाँ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता ना, तब तो आपका मामला कुछ मान लो यहाँ पर बैठता। जैसे सवाल ये बनता कि x संख्याओं का माध्य y क्यूब है, जिनमें से y संख्याओं का माध्य x क्यूब है, तो बताइए कि शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो सवाल बनाते हैं, इसका तो आंसर यही होगा, ठीक है ना, इसका आंसर तो यही होगा,
सवाल ये बनता कि x संख्याएं हैं जिनका माध्य y क्यूब है, जिनमें से y संख्याओं का माध्य x क्यूब है, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, शेष का। तो क्या करेंगे भाई साहब, देखिए यहां पर देखिए पहला काम, x संख्या है जिनका y क्यूब है तो x y क्यूब, और y संख्याओं का x क्यूब है तो y x क्यूब हो गया टोटल योग। अब यहां पर दोस्तों जैसे ये टोटल संख्या है, इनमें से इतनी संख्याओं का माध्य इतना है, तो ये टोटल संख्याओं का जोड़ आ गया, इनमें से y संख्याओं का जोड़ ये आ गया। और इसमें से यदि इसको घटाते हैं तो क्या आ जाता है, तो आ जाती है शेष बची हुई संख्याएं। अब शेष बची संख्याएं कितनी भाई, शेष बची संख्या x थी जिनमें से y निकल गई, तो x माइनस y बच गई, ठीक है ना। ये आ गया शेष का माध्य, शेष का माध्य, ठीक है। अब देखिए काट पीट कीजिए, तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, इनमें एक्स वाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा y का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा x का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है यहाँ स्क्वायर बच गया, और नीचे x माइनस y आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या चीज होती है, ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए क्या आएगा, एक्स वाई पड़ा है, इसको ए माइनस बी लिखें तो वाई माइनस एक्स गुणा ए प्लस बी यानी वाई प्लस एक्स, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्स माइनस वाई। अब दोस्तों नीचे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई को अपन क्या कर दें, यदि माइनस से गुणा कर दें, ऊपर भी माइनस से गुणा कर दें और नीचे भी माइनस से गुणा कर दें, तो क्या दोस्तों इतना समझ में आ गया था कि कॉल आ गया था बीच में। अब देखो ये कट जाएगा तो फाइनली ये आ जाएगा आपका आंसर ये वाला, यानी माइनस का एक्स वाई इंटू आप वाई प्लस एक्स कह सकते हो या एक्स प्लस वाई कह सकते हो, ये क्या बन जाएगा आपका यहां पर इन संख्याओं का, शेष संख्याओं का माध्य बन जाएगा। क्लियर है क्या मामला, अरे फिट है क्या दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं फिर। और कल मैंने एक सवाल करवाया था आप लोगों को, तरीका बताया था आपको, ठीक है ना, कैसे सवाल का, आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि m संख्याओं का समांतर माध्य n है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, नया समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, पहले देखो m संख्या है जिनका माध्य कितना था, n था,
और यदि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, घटा दिया जाए या भाग दे दिया जाए, तो फिर नया माध्य भी क्या होगा, नया माध्य भी जितना है ना उतने में वो जो संख्या प्रत्येक में जुड़ी है घटी है वही इसमें इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नया माध्य बनने वाला है मेरे दोस्त, वो कितना बनने वाला है, पहले माध्य कितना था भाई, n था, प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, तो इसमें भी कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, n+3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ m का कोई रोल नहीं बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ 3 से 3 घटाता तो n-3 हो जाता, 3 गुणा करता तो 3n हो जाता। ठीक है, 3 गुणा n हो जाता और 3 का भाग देता तो n/3 यानी n/3 आ जाता। हर सवाल का जवाब मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगला ऐसे बोलता, यदि प्रत्येक संख्या का 2/5 गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या करते हैं अपन, जो माध्य था n का भी 2/5 गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 2n/5 आ जाता। अब बताओ इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको मैं। यहाँ सवाल ऐसे नहीं होता, सवाल ऐसे होता कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 28 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या का 3/7 गुणा कर दिया जाए तो बताइए नया समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको इन संख्याओं में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये देखो, पहले माध्य कितना था, माध्य 28 था और प्रत्येक संख्या को कितना गुणा किया, 3/7, तो माध्य भी कितना गुणा हो जाएगा, 3/7 गुणा, यानी 28 का 3/7 गुणा कर दो, 7 का भाग दिया 4 बार और 4 को 3 से गुणा किया तो माध्य कितना आ गया, 12। ये आपका आंसर बन जाएगा। एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल फंसा दिए हैं और आपके डाउट है तो मुझे बता सकते हो अपना माइक ओपन करके। क्लियर है मामला। चलिए, अब एक सवाल ऐसे बन जाए कि 7 संख्याओं का माध्य 21 है, जिनमें 4 का माध्य 19 है, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, शेष का माध्य क्या होगा। तो क्या करना है दोस्त, यहाँ पर देखो 7 का 21 है, 7 को 21 से गुणा कर दो, 21 अंता 147 आ गया, जिनमें से 4 का माध्य 19 है, 4 का है 19 तो 19 चौक 76 आ गया, इसमें से घटाओ कितना बचा, 7 में से 6 गया 1, 14 में 7 गया 7। ठीक है, ये आ गया क्या, योग आ गया कितने का भाई, 7 संख्याएं थी जिनमें से 4 घटाई तो कितनी संख्या आ गई, 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ गया, 71 आ गया। अब 3 का औसत बताओ तो कितना आएगा, इनका औसत आ जाएगा, यहाँ पर 71/3, कहने का मतलब 3 दूना 6 बचा 1 तो 11, 3 3 9 बच गया 2 तो 20, 3 6 18 फिर 2 बच गया 3, 23.66 क्या आ जाएगा, 6 संख्याओं का माध्य या औसत आ जाएगा। क्लियर है मामला। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज और बताऊं, आपने एक चीज पढ़ी होगी x + 1/x वाली, x + 1/x का मान यदि मान लो n दे रखा हो आपको, ठीक है, फिर आपको क्या पूछ ले, x² + 1/x² पूछ ले, या फिर आपको x³ + 1/x³ पूछ ले, ठीक है, या फिर आपको x - 1/x पूछ ले, तो इसका मान क्या होगा।
ध्यान रखना, ये चीजें मैंने विशेष विस्तार से बताई हुई है संख्या पद्धति में, लेकिन फिर भी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ ये टाइम बचाने के लिए। यदि x प्लस 1/x का मान n हो तो इसका मान क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है, यदि x क्यूब, इसका मान यदि n है तो क्यूब वाले का मान क्या होगा, n का क्यूब माइनस 3n होगा। ठीक है, और x माइनस 1/x का मान पूछे तो क्या कर देना है, रूट n का स्क्वायर, और माइनस पूछा तो -4 कर देना। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा पूछे यदि, जैसे मान लो आपको दे रखा हो x माइनस 1/x का मान मान लो p दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या पूछे, ये प्लस माइनस भी लगता है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, विशेष इस पे विशेष ध्यान नहीं देना है, हालांकि ये होता है क्योंकि इस पे जब स्क्वायर हटाते हैं इसका तो रूट लगता है, और रूट लगने पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, और x माइनस 1/x का मान p दे रखा हो, फिर अपने को यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे, या फिर अपने को x प्लस 1/x का मान पूछे, ध्यान रखना। तो ये देखो माइनस वाला दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ आपने देखा कि n स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो वहां प्लस 2 हो जाएगा। यहीं पे बात करें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, तो आपने यहाँ पर क्या देखा था, n क्यूब माइनस 3n, तो यहाँ n क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 1/x, देखो माइनस वाला देके प्लस वाला पूछे, प्लस वाला देके माइनस वाला पूछा था, बीच में माइनस था, और माइनस वाला देके प्लस वाला पूछे तो प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। बस इतना सा और कुछ भी नहीं है। अब इस बेस पे माध्य का क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो। माध्य का क्वेश्चन ऐसे बना दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, यदि x और 1/x का माध्य, माध्य या औसत या समांतर माध्य, अंकगणितीय माध्य आपको दे दिया m है, और ये सवाल बहुत सी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। माध्य m है तो x स्क्वायर व 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा, का माध्य क्या होगा, ठीक है। या फिर दूसरा सवाल बन सकता है x क्यूब व 1/x क्यूब का माध्य क्या होगा। ये इतनी सी बातों का स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, फिर इस सवाल को करते हैं। क्लियर हो रहा क्या मामला? अरे भाई फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? वेरी गुड। चलिए दोस्तों आ जाओ फिर फटाक से इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो माध्य निकालें। देखो x और 1/x का माध्य, तो इनका माध्य क्या होगा भाई। माध्य क्या चीज होती है, यदि इन संख्याओं को जोड़ के x प्लस 1/x को, और उसमें कितनी है 1 और 2, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माध्य आएगा, मतलब वो आएगा आपका m। आएगा कि नहीं आएगा। वहीं पे यदि हम इसका माध्य निकालना चाहें तो वो होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, 2 का भाग देंगे तो वो इनका माध्य होगा, ठीक है ना, इनका माध्य आ गया। अब दोस्तों देखो x प्लस 1/x का मान यदि m हो, लेकिन m नहीं बल्कि ये बट्टा वाला 2 कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में। देखो यहाँ से काट रहा हूँ और इसके गुणा में लगा रहा हूँ तो 2m हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो x प्लस 1/x का मान क्या आ गया, 2m आ गया। अब दोस्तों यहां से यदि मैं क्या निकालना चाहूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो आपने क्या पढ़ा था, जब इसका मान n हो तो क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2m का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर हो रहा है मामला।
तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर और -2, ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जोड़ बन गया। लेकिन हमें तो माध्य चाहिए, माध्य चाहिए, तो इसका जोड़ कितना आया, इसका जोड़ है देखो 4m स्क्वायर -2 आया और बट्टा में है 2, 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 का भाग एक में नहीं दोनों में जाएगा, इसमें भी देना पड़ेगा इसमें भी देना पड़ेगा। 2 से देखो 4 कट गया 2 बार, 2 कट गया 1 बार, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर -1 और ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है? यस और नो? ना क्यों? सर ऊपर तो x + 1/x है, 2 ही तो इधर लेके गए हैं, फिर स्क्वायर कहाँ से लेके आ गए अपन? स्क्वायर तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाला ना हमने, स्क्वायर का मान निकाला तब वो, देखो तो स्क्वायर कहाँ से आ गया? सुनो सुनो, अरे सुनो भाई साहब, जब x + 1/x का मान n दे रखा था, तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा बताओ, यही बताया था ना, n का स्क्वायर -2। हाँ तो यही मैंने किया, जब x + 1/x का मान 2m है, अब n की जगह क्या आ रहा है, 2m आ रहा है, तो यहाँ फिर इसका मान निकालना चाहेंगे तो n का स्क्वायर, अब n का मतलब कितना, 2m लिखो, 2m का स्क्वायर फिर -2, आई बात समझ में, 2 का स्क्वायर 4, ये m स्क्वायर -2, ये बन गया मतलब। स्क्वायर में चेंज ठीक किया है, है क्या? हाँ तो स्क्वायर निकाला हमने भाई, स्क्वायर निकालने के लिए तो किया है ऐसा। अरे फॉर्मूला कौन सा लगा है, वो लगा a + b का होल स्क्वायर वाला। कैसे लगा देखो ये भी बता देता हूँ आपको, ये तो समझ, नहीं सर, कैलकुलेशन समझ में आ गई ना इतनी। हाँ कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन x + 1/x = 2m दे रखा है, हाँ, और इसके बाद में अपन ने x² + 1/x², ये कैसे कर दिया? ये इसलिए कर दिया क्योंकि हमें ये चाहिए, स्क्वायर में अच्छा चाहिए, यदि क्यूब वाला चाहिए होता तो क्यूब वाला निकालना पड़ता हमें। हाँ जैसे हाँ सवाल हाँ। मान लो ऐसे न बनता और सवाल ऐसे बनता, कैसे, देखो इसी पे आ जाओ, सवाल ऐसे बनता कि x³ व 1/x³ का माध्य क्या होगा, ठीक है ना, x और 1/x का माध्य m दे रखा है और x³ व 1/x³ का माध्य बताओ। तो देखो सबसे पहला काम तो इसका मान देखेंगे अपन, x + 1/x, इसका माध्य m दे रखा है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला इतना सा? हाँ ये तो क्लियर है ना, बट्टा वाला 2 गुणा में चला जाएगा। अब यदि क्यूब वाला है तो हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, इसका मतलब x³ + 1/x³ का मान निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n³ - 3n, यही बताया था क्या? हाँ। अब n की जगह क्या है, n की जगह देखो 2m है, तो 2m का क्यूब करना पड़ेगा, -3, और n की जगह वापस वही 2m रखो, 3 × 2m यहाँ रख दो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और m का क्यूब -3 × 6 और ये m, ये क्या आया है, ये इसका जोड़ आया x³ + 1/x³ का। यदि इतना ही पूछता ना कि x³ + 1/x³ का मान बताओ, तो वो मान ये आता। लेकिन सवाल यदि ऐसे पूछ लिया कि इसका माध्य बताओ, तो माध्य कैसे बताओगे, माध्य बराबर क्या होता है, दोनों का जोड़ करो, x³ + 1/x³, कितनी संख्या है, 1 2, 2 का भाग लगाओगे, तो आपने देखा 8m³ है -6m है, इसमें 2 का भाग लगाओगे, तो 2 का भाग 2 पर देखो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, चाहे तो इन दोनों में कॉमन ले लो 2 और फिर काट दो, और चाहे दोनों में अलग अलग भाग दे दो ताकि टाइम बचे। 2 से 4 8 कट गया 4 बार और ये कट गया 3 बार, तो देखो ये आ गया 4m³ - 3m, या तो आप इसे ये कह सकते हो, ऑप्शन में ये मिल सकता है, या फिर देखो दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, m आ रही है, तो m आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 4m² और यहाँ बचेगा 3, ये आपका आंसर बन सकता है। फिट है? हाँ। चलो भाई, और किसी के डाउट है भाई इसमें? ये सवाल आपको फर्स्ट ग्रेड तक में देखने को मिलेगा।
जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे ना आप, तो भी आपको मामला फिट हो जाएगा, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, कोई भी कुछ भी हो, अपना तरीका हर जगह काम आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं फिर। तो ऐसे सवाल आप कर लोगे। अब एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज आपने पढ़ी होगी क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा होगा। और ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। ठीक है। यदि दोस्तों आपको क्या कर दे, आपको मान लो ए बी सी तीन संख्याओं का मध्य दे दिया, ठीक है, इसका मान आपको क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है, और हमें क्या पूछ लिया कि इसका मध्य बताओ। देखो सवाल कैसे बनेगा, सवाल बना देते हैं यहाँ पर अपन। अपने को क्या कह दिया, संख्याओं ए बी व सी का मध्य या औसत, ठीक है ना, का मध्य m है, m दे दे, x दे दे, y दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। कितना अच्छा सवाल बना है ना, माध्य क्या होगा, आपको हर सवाल क्लियर होगा यहाँ से। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो ए बी और सी का माध्य दे रखा m, तो तीनों का जोड़ कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, आप तो ये बता दीजिए भाई। इसमें ये तो तीनों का जोड़ है, यदि 3 का भाग दे तो माध्य आ जाता है ना, जो कि कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो ये बट्टा वाला 3 कहाँ चला जाएगा, इसके गुणा में, तो तीनों का जोड़ कितना आ गया, 3m आ गया, आ गया। अब ये जोड़ आ गया, इसके बाद में देखो इसका मान दे रखा 0। अब ये काम कहाँ करेंगे अपन, इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको। तो देखो आपने a प्लस बी प्लस सी की जगह तो रख दिया 3m, अब इसकी जगह आपने 3m रख दिया, ठीक है, इसका हमें पता नहीं। इसकी जगह क्या दे रखा अपने को 0 दे रखा, जरूरी नहीं 0 ही दे, कुछ भी दे, अपने को उससे मतलब नहीं है, जो दे वो लिख दो, 0 लिख दिया, इसको 0 लिखा तो ये भी पूरा 0 ही हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0, 2 को 0 से गुणा किया 0 बन गया। तो ये क्या बना, देखो 3, अब यहाँ स्क्वायर लगाओ ना, 3 का स्क्वायर बन गया 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो आपने देखा कि इन तीनों का जोड़ है ना, वो कितना आ गया, 9m स्क्वायर आ गया। हमें तो तीनों का जोड़ नहीं चाहिए, हमें तो इनका क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, माध्य निकालने के लिए इन तीनों का जोड़ करोगे, कितनी संख्या है उतने का भाग दोगे, 1 2 3, 3 का भाग दिया, तो आपने देखा कि इनका जोड़ है वो कितना आ रहा है, 9m स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और कितने का भाग लगा देंगे, 3 का, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका 3m स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। है क्या दासू सवाल, अरे है कि नहीं भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं माध्य की, ठीक है ना, जिसमें अपने को वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो तो उनमें हम क्या करें, ठीक है। माध्य 3 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। 3 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो देखो प्रत्यक्ष विधि होती है माध्य निकालने की, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि तो कौन सी होती है, जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, कौन सा फॉर्मूला, मध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, ये पढ़ा है समीशन वाला, ठीक है।
और अप्रत्यक्ष विधि है, उसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होती है कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा, और दूसरा होता है पग विचलन विधि द्वारा। पग विचलन, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ सकता है यहाँ पर एग्जाम में, पग विचलन विधि द्वारा। ये किसके लिए काम में आती है भाई? ये दोनों ही वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए काम में आती है, लेकिन ये वाली जो विधि है विशेष, ये यहाँ पर अवर्गीकृत वाले आंकड़ों, सॉरी वर्गीकृत वाले आंकड़ों में काम आती है, ठीक है ना। वर्गीकृत वाले में ये फॉर्मूले वर्गीकृत में काम में आते हैं, और ये वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कल्पित माध्य विधि में हम एक कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मानते हैं क्या? ए। तो यहाँ एक्स बार बराबर क्या आ जाता है? जो कल्पित माध्य माना जाता है उसको ए लिख देते हैं, और उसमें जो फिर क्या मानते हैं? सिग्मा एफ आई डी आई, और बट्टा में सिग्मा एफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब एफ आई डी आई, तो डी आई क्या चीज है? डी आई यहाँ पर जब सवाल करेंगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ये होता है एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। जो भी एक्स विचर है उसमें से ए की वैल्यू घटा रहे हैं, वो क्या है? डी है, ठीक है। और पग विचलन विधि वाला सूत्र क्या है? देखो, ये तो कल्पित माध्य विधि वाला सूत्र है, और ये है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का सूत्र क्या होगा? यहाँ एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ आगे पीछे भी यू आई एफ आई भी हो सकता है, और नीचे सिग्मा एफ आई, और इनटू क्या होता है? एच होता है, इसके गुणा में एच। ए क्या चीज है? दोनों में ए एक ही चीज है। ए तो है यहाँ पर कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, और दूसरा है यहाँ पर क्या? एच। एच है वर्ग अंतराल, कि अंतराल कितना आ रहा है। और यहाँ पर u क्या चीज है? यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये होता है क्या? यू आई। जैसे यहाँ डी होता है ना, वो एक्स माइनस ए ही होता है, लेकिन u जो होता है वो एक्स माइनस ए अपॉन क्या होता है? एच होता है। शायद इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों फॉर्मूले हैं। अब कहाँ कहाँ कैसे लगाना है? सर ये यू आई में नीचे क्या लिखा है? एक्स माइनस ए बटे के नीचे एच, एच, ठीक है। देखिए ये एच है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बात करते हैं फिर सवालों की। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। चलिए भाई क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, बढ़िया नॉन पतंजलि। तो पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर। क्या पहला सवाल है? निम्न बंटन का माध्य 2 है। निम्न बंटन का माध्य 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को P का मान ज्ञात करना है। P का मान क्या होगा? अब बंटन दे रहा हूं आपको मैं। यहाँ x और f की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ दे रखा है 45 25 19, उसके बाद यहाँ दे रखा P, और यहाँ दे रखा 2 1, ठीक है। P का मान बताना है भाई, इसका मान बताना है, P का मान। तो सबसे पहला काम होता है अपना क्या? डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर देखो अवर्गीकृत है, तो इसमें अपन पग विचलन या कल्पित माध्य का तो काम नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले अपन करेंगे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी एफ को एक्स से गुणा करेंगे। एफ एक्स, एफ आई एक्स आई बोलते हैं जिसे। तो एफ को एक्स से गुणा करेंगे। देखो 45 को 1 से गुणा किया 45, 25 को 2 से किया 50, 19 को 3 से किया 19 57,
पी को 4 से किया तो 4 प्लस पी मत करना, 4 पी कर देना। 5 को 2 से किया 10, 6 को 1 से किया 6। ये आ गया एफ एक्स। अब हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब ये है कि एफ एक्स के जितने भी मान है उन सबको जोड़ देना, एफ के जितने भी मान है उन सबको जोड़ देना। तो पहले तो देखो एफ वाले सभी मानों को जोड़ो, यहाँ योग लिख रहा हूं मैं। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 45 और 25, 40 भी 60, 10 70, 70 10 80 और 9 79, 79 और सॉरी 89, 89 और 2 कितना 91 और 1 92। तो ये 92 और प्लस पी, 92 पी मत कर देना, 92 प्लस पी आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से इनको जोड़ो, 50 50 100, 100 और 50 150, 150 में 5 ये कम पड़ रहा था तो पूरा 150 बन गया, 2 और हो गया तो 150 और 2 152, 152 10 162 और 6 62 और 6 कितना आ गया भाई, 2 6 8 168, 168। अब इसमें 4 मत जोड़ देना, 4 पी होगा प्लस में, ये होगा 168 प्लस 4 पी। कई क्या करते हैं 168 में 4 जोड़ दिया 172 प्लस पी कर देते हैं, ये मत कर देना, ये 4 पी अलग ही है। अब दोस्तों माध्य का फॉर्मूला हमने लगा ही दिया, क्या सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यदि दोस्तों यहाँ पी का मान नहीं दिया होता, ठीक है, और यहाँ कोई संख्या दी होती, पी नहीं दिया होता और कोई संख्या दी होती तो हमें माध्य पूछ लेता, तो हम डायरेक्ट क्या करते, इसमें इसका भाग दे देते और माध्य आ जाता। लेकिन यहाँ पी दिया है, मैंने सवाल को थोड़ा सा एडवांस ले लिया, तो क्या करना अपने को, पहले सिग्मा एफ एक्स यानी इनका जोड़ किया तो 168 प्लस 4 पी हो गया, और बट्टे में आ गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है भाई, ये आ गई 92 प्लस पी, ये आ गया। और ये क्या चीज है, माध्य, तो बराबर में माध्य कितना है भाई 2, ये रख दिया 2 बराबर में, ठीक है, हो गया काम इजी। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 लगा दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 168 प्लस 4 पी बराबर 2 को 92 से गुणा किया पहले, 2 दूना 4 9 दूना 18 प्लस 2 को पी से किया 2 पी आ गया। पी वालों को एक साइड में कर लो और संख्याओं को एक साइड में, यहाँ 4 पी है यहाँ 2 पी है, 2 पी को इधर लेके आओगे तो 4 पी में से 2 पी गया, 2 पी बच गया। और 184 में से 168 घटा दो, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 0, 2 से आपका 16 कट जाएगा 8 बार, तो आपका पी का जो मान है मेरे दोस्त वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और उल्टा सवाल क्या होता, सवाल ऐसे होता कि पी का मान यदि आपको यहाँ पर 8 दिया होता, अपने को क्या कहता कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्य या समांतर माध्य, अंकगणितीय माध्य या औसत। तो अपन क्या करते, एक्स वाले दे ही रखे हैं, एफ वाले दे ही रखे हैं, एफ एक्स निकाल लेते और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग दे देते तो माध्य आ जाता, और वो कितना होता 2 होता, ठीक है। अरे क्लियर है क्या मामला, फिट है क्या दिमाग में, कमेंट करो जल्दी से। आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है। चलिए दोस्तों आगे चलें, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पर, क्या यदि बंटन का माध्य 23.9 हो, बंटन का माध्य दे रखा है 23.9 हो, तो हमें बताना है अज्ञात बारंबारताएं, अज्ञात बारंबारताएं क्या होगी, ठीक है, ये बताना है। चलिए पहले x की वैल्यू 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 20 से लेके 28 तक, 21 22 23 24 25 26
27, 28। उसके बाद एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। 1, 2, यहाँ डैश डैश दे रखा है, 7, 4, 2, यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर 2, 3 और आपको योग दे रखा है, इनका योग दे रखा है 30। अब दोस्तों यहाँ वाला मान भी आपको बताना है और यहाँ वाला मान भी आपको बताना है, दोनों जो बारंबारता हैं उनके मान बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इनका कुछ ना कुछ मान मान लो। जैसे मान लो इसको मैं P मान लेता हूं और इसको Q मान लेता हूं, ठीक है। अब एक चीज तो अपनी कहां से आएगी, माध्य से, और दूसरी चीज आएगी इनका जोड़ दे रखा हमें कितना, 30। तो एक बार जोड़ से देखो कितना आता है, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 4 14, 2 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना, 21। तो 21 प्लस P प्लस Q, ये जोड़ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। जब 21 को उधर भेज देंगे तो P प्लस Q का मान कितना आ जाएगा भाई, 30 में से 21 गया तो 9 आ गया। एक चीज तो यहां से आ गई, एक समीकरण, P प्लस Q का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। दूसरी चीज कहां से आएगी, देखो माध्य दे रखा है, तो माध्य निकालने के लिए पहले एफ एक्स निकालो। यहाँ पर एफ एक्स, एफ को एक्स से गुणा कर दो, 20 को 1 से गुणा किया 20, 2 को 21 से किया 42, ठीक है। 22P 23 सत्ता 161 होता क्या भाई, 7 3 21 और 7 दूना 14 और 2 16, 24 चौक 96, 25 दूना 50, ये 26 Q हो जाएगा, ये 27 दूना 54 हो जाएगा, 28 3 84 हो जाएगा। इन सब का जोड़ लिख दो यहाँ पर, 20 और 40 60, 2 62, 62 और 100 162 और 60 60 120, 100 और 120 220 और 2 और 1 3, 223। 223 में 90 जुड़ा, 223, 1 मिनट मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, ऐसे ही जोड़ लो भाई, 4 4 8, या फिर ऐसे जोड़ो 20 40 60, 60 और 160, 60 60 है, 120 और 100 220, 220 और 90 310, 310 और 50, 310 और 50 360, 360 और 50 410, 410 और 80 490, 490 तो ये हो गया, और 2 1 3 6 9, 9 और 4 13 और 4 17, तो 90 और 17 कितना होगा भाई, 90 और 10 100, 107 यानी 507 हो गया। 507 तो संख्याओं का जोड़ आ गया, और प्लस में दो चीजें हो रही, एक तो आया 22P और एक आया 26Q, तो यहाँ लिख दो 22P प्लस 26Q। ये आ गया क्या, सिग्मा एफ एक्स आ गया, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमें 30 दे रखी है। अब दोस्तों माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी इनका जोड़ जितना आया उसमें 30 का भाग दोगे तो माध्य होगा। तो जोड़ो 507 प्लस 22P प्लस 26Q, ये तो आ गया सिग्मा एफ एक्स, नीचे सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है 30, बराबर माध्य कितना दे रखा है, 23.9 दे रखा है, ये आ गया। बट्टा वाली संख्या इसकी गुणा में चली जाएगी, तो देखो 507 प्लस 22P प्लस 26Q बराबर 30 को गुणा करोगे तो देखो पॉइंट तो उधर खिसक ही जाएगा, 3 से गुणा कर दो, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 3 दूना 6 और 1 7, ये 717 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये 507 इधर प्लस का है, इधर से काटेंगे उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 22P प्लस 26Q बराबर आ जाएगा 7 में 7 0, 1 में 0 1, 7 में से 5 2, 210 आ जाएगा। और आप 2 के फाड़े से काट भी सकते हो, देखो 2 से कटा 11 बार, ये 2 से कटा 13 बार, ये 2 से कटा 105 बार, तो आपने कहा 11P प्लस 13Q बराबर 105 आ गया, ठीक है। एक समीकरण आपकी ये आ गई दोस्त, एक समीकरण आपकी ये आ गई, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन ये करेंगे कि देखो p प्लस क्यू बराबर है, यहाँ 11p प्लस 13q है, तो अपन क्या करेंगे, या तो p का गुणांक है उसको सेम बना लेंगे, या फिर q का गुणांक है उसको सेम बना लेंगे। तो जैसे p 11p है तो उसको भी क्या बना लो, 11p बना लो, या फिर यहाँ 13q है तो उसको भी 13q बना लो, जो मर्जी है वो बना लो। चलो मैं p का गुणांक सेम बना देता हूँ। इसको दोस्तों यदि मैं 11 से गुणा कर देता हूँ तो ये बन जाता है देखो 11p प्लस 11q प्लस 11×9 = 99, ये समीकरण बन जाती है। और इस समीकरण में से जाए तो ये समीकरण घटा दो, और चाहे इसमें से वो घटा दो, ठीक है ना। इसको समीकरण 3 दे देता हूं मैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में से 3 को यदि घटाते हो आप, क्या करते हो, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, ये घटाते हो तो देखिए ये बन रही है 11p प्लस 13q बराबर 105, और वो कितनी है, 11p प्लस 11q बराबर 99। जब घटाओगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कट जाएगा। तो फाइनली 13q में से 11q गया, 2q बचा, और 105 में से 99 गया तो 1 और 5 6 बच गया, तो 2 बराबर 2 से कट गया 6 3 बार, q का मान कितना आ गया भाई, 3 आ गया। अब आपने देखा q का मान 3 आया, जब q का मान दोस्तों 3 है तो p में 3 जोड़ा तो 9 आया, इसका मतलब p का मान क्या भाई, p का मान 6, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9। तो अपने पास p का मान यानी कि दोनों बारंबारताएं क्या क्या आ गई है, अज्ञात जो बारंबारताएं हैं उनका मान आ गया 6 और 3, 6,3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, यस और नो? अरे फिट हो गया दिमाग में सभी के? वेरी गुड। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, दोस्तों मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ खाने को। एक तो है यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और दूसरा है बारंबारता f। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब मैं यहाँ तीनों विधियां लगा के बताऊंगा आपको इसको, ठीक है ना। और ये वर्ग अंतराल है वो क्या है, सतत है, सतत वर्ग अंतराल। सतत का मतलब ये होता है, सतत का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे 0 से 10 है, अब 10 के बाद यहाँ 10 ही आ रहा है, ठीक है ना। 20 है तो यहाँ 20 ही आ रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, बीच में लाइन टूट नहीं रही है। यदि ये ऐसे होता ना, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से आता आपका मान लो 40, ठीक है ना, इस तरीके से आता, तो फिर ये होता असतत वर्ग अंतराल। क्या होता, असतत, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसका कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं, पहले ये तो समझो। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3 8 10 4 5, 3 8 10 4 5। यदि दोस्तों ऐसा सवाल बनता है और उसका हमें समांतर माध्य पूछे, इसमें अपने को क्या पूछा है,
बताइए भाई समांतर माध्य क्या होगा। अब समांतर माध्य निकालने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो देखो क्या पड़ती है अपने को, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। तो एफ वाले जितने मान है उनका तो हम जोड़ कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू तो आ ही जाएगी, योग करेंगे तो इनका जोड़ तो आ ही जाएगा। 3 8 11 10 21 21 4 25 और 5 कितना 30, ये तो आ ही गया। ठीक है, लेकिन यहाँ f इंटू एक्स, एक्स कहाँ से आएगा, x यहाँ पर है नहीं, f तो पड़ा लेकिन x नहीं है, तो x क्या चीज होती है दोस्तों, x देखो जो वर्ग अंतराल है ना उनके बीच का, इसको बोलते हैं विचर का मध्य बिंदु बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र जो होता है, वैसे सूत्र की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टे में 2 लगा दो, यानी निम्न सीमा प्लस उच्चतम सीमा बट्टा 2। तो 0 में 10 जोड़ा 10 और बट्टा में 2 यानी कितना आ गया 5। या फिर मैं यूं कह दूं कि इन दोनों के बीच का मान क्या होगा, तो 0 और 10 के बीच में कौन आता है, 5 आता है। यदि आपको ऐसे बोल दे विचर का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र बताइए, तो वो सूत्र क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा और बट्टा में 2 लगा दो, या फिर कहूं निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बट्टा में 2। ठीक है, ये आ गया x का मान, ठीक है ना, x या मध्य बिंदु, विचर बोल सकते हैं इसे, विचर, x होता है विचर। 5 आ गया, 10 और 20 के बीच में आ गया 15, और वैसे निकालोगे ना आप 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50 का आधा 25, 40 और 30 के बीच में आ गया 35, ये 45, ये x का मान आ गया। अब अपना काम हो जाएगा, देखो f को x से गुणा किया तो भला हो जाएगा, यानी एफ एक्स निकालना पड़ेगा अपने को, f इंटू एक्स। क्लियर है मामला, सूत्र में जो चीज चाहिए ना वो चीज हमें यहाँ लानी पड़ेगी, बात ये है कुल मिला के। तो f को x से गुणा करो, देखो f का मान 3 है तो x का मान 5 है, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, 8 15 8 120, 25 दाए 250, 35 चौका 35 17 140, और 45 गुणा 5 225 होता है क्या भाई, 40 पंचो 200 5 25, ये आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी देखो 5 2 4 6 5 11 2 13 1 14, 2 1 3 2 5 1 6 1 हासिल वाली तो 7, 745 आ गया। ये सिग्मा एफ एक्स आ गया और ये सिग्मा एफ आ गया, जिसको हम एन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है ना, इनका योग एन भी बोलते हैं। अब अपना माध्य आ जाएगा, समांतर माध्य या माध्य औसत कुछ भी पूछे वो आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, टोटल जोड़ है कितना 745, जिसमें भाग लगाना पड़ेगा किसका, 30 का, 30 का भाग लगाओगे 0 से तो ये लग जाएगा पॉइंट, अब 3 का भाग ऊपर से और लगा दो, तो देखो 3 3 दूना 6, 1 बचा तो 14, 3 चौक 12, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 1 बचा, सॉरी 2 बचा तो 25, 3 8 24, फिर 1 बच गया तो 1 का हो गया 10, 3 3 9, यानी लगभग कितना आ जाएगा 24.83 बन जाएगा माध्य, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है डायरेक्ट मेथड, ये कल्पित माध्य द्वारा नहीं है और ना ही पग विचलन विधि द्वारा है। और एक चीज और बताऊं, पग विचलन विधि या फिर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कब किया जाता है विशेष रूप से, जब आंकड़े बड़े हों, यानी वर्ग अंतराल है वो बहुत बड़ा आ जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अपने को सुविधा मिलती है, जिसकी वजह से सवाल आसान हो जाता है, इसीलिए कल्पित माध्य विधि का यूज किया गया। छोटे आंकड़े हों तो उनमें कल्पित माध्य लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि इससे तरीका वही रहेगा, इसमें भी मैं इसी में बता दूंगा आपको कि कल्पित माध्य विधि कैसे लगाई जाती है या पग विचलन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि सभी के, ओके भाई। चलो एक सवाल लेते हैं,
पहले तो इसी का बता दूं कल्पित माध्य, ठीक है ना। कल्पित माध्य क्या होगा, या कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य बताइए क्या होगा। कल्पित माध्य का मतलब ये होता है कि आपको एक माध्य एज्यूम करना होता है, और वो कहाँ से एज्यूम करोगे आप, वो करोगे आप यहाँ से। देखो जैसे मान लो कि आपने माध्य मान लिया कितना, ये जो विचर है ना उसमें से मानोगे, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी जो बीच में आ रहा है ना उस लाइन में से आपको एक्स में ये माध्य एज्यूम्ड मीन ए मान लेना है। ए की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 25 माना, ये हमने माना है भाई साहब, ये हमने माना है। एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, कल्पित माध्य कितना मान लिया, 25 मान लिया। अब हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी एफ या एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ, ये होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, हमें डी की वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ तो 30 पड़ा है, दिक्कत ही नहीं है, डी की वैल्यू चाहिए। अब डी कितना आएगा वो देखिए, यहाँ एफ एक्स को मिटा देता हूं मैं, डी कितना आएगा और कैसे आएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू निकालोगे, डी होता है एक्स आई माइनस ए, यानी जो भी एक्स की वैल्यू उसमें से कल्पित माध्य को घटाते जाओ। देखिए दोस्तों x का मान 5 है, ठीक है, 5 में से a किसको माना हमने, 25 को। अब ध्यान रखना a किसको मानना, ऐसे नहीं कि आप f वाले में से मान लो या इसमें से मान लो या fx निकाला उसमें से मान लो, a उसी में से मानेंगे जो x है। देखो इसमें से जो x माइनस a है ना, तो x यानी कि ये भी संख्या एक x ही है, a जो है ना वो क्या है, x का मान ही उठाया हमने, तो 5 में से 25 घटाया, इसी तरीके से 5 में से 15 घटाएंगे, 25 में से, अरे 5 में से 15 क्या, 15 में से 25 घटाएंगे, और 25 में से 25 घटाएंगे, 35 में से 25 घटाएंगे, 45 में से 25 घटाएंगे। ये एग्जाम में इतना लंबा नहीं लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम में तो डायरेक्ट 5 में से 25 घटा के लिखना है, जो कि कितना होगा, माइनस का 20 होगा, ये माइनस का 10, ये 0, ये प्लस का 10, ये आ गया आपका प्लस का 20 आ गया। इसे हम विचलन भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, माध्य विचलन। जो विचलनों का योग आता है ना वो कितना आता है, 0 आता है हमेशा। एक प्रश्न बनता है डायरेक्ट, माध्य विचलनों का योग बताइए क्या होगा, ये सवाल, ये तो चलो वो है डी का मान है विचलन, इसे भी विचलन ही बोलते हैं। माध्य विचलनों का योग होता है ना वो भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी मैं एक कल वाली क्लास में आपको स्पेशल जो पॉइंट बनेंगे उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अपने पास डी आ गया, अब एफ डी चाहिए ना, एफ डी या डी एफ, तो एफ को डी ना कर दो, एफ को डी से क्या कर दो यहाँ पर, तो देखो एफ वाला मान है कितना 3 और डी का मान है माइनस का 20, तो माइनस का 60 हो गया। 8 को 10 से गुणा किया, माइनस का 80 आ गया। 10 को 0 से किया, 0 आ गया। 4 को 10 से किया, 40 आ गया। 5 को 20 से किया, 100 आ गया, ठीक है। अब एफ डी का जोड़ निकालो, सिग्मा एफ डी, वो कितना आएगा, देखो 100 और 40, 140 आ गया। 8 6 14, ये भी कितना आ गया, माइनस का 140 आ गया। 140 में माइनस का 140 जोड़ोगे तो ये कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों 0, सब में 0 आना जरूरी नहीं है, ये तो सवाल पे डिपेंड है, ठीक है ना, ये अलग भी वैल्यू आ सकती है। तो यहां पर अपने को चाहिए क्या, यार इस सवाल में गड़बड़ कैसे हुई है, 5 गुणा 20 100, 4 गुणा 10 40, 10 गुणा 0 0, 8 गुणा 10 80, 3 गुणा 20 60, माइनस 140, चलो ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य x बार है वो क्या आएगा दोस्तों, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा x। तो a का मान हमने 25 माना था, प्लस में सिग्मा एफ डी का मान आ गया 0, बट्टा में सिग्मा f का मान कितना आ गया 30। तो 25 प्लस 0 में 30 का भाग दिया, 0 आ गया, आपका आंसर आ गया 25, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से।
कल्पित माध्य पूछे तो कल्पित माध्य कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर जो कल्पित माध्य है कल्पित विधि द्वारा निकालोगे और जो डायरेक्ट मेथड से निकालोगे उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है भाई। जो जैसे इस सवाल में आया है, ये 25 क्या है, इस सवाल में कल्पित माध्य है। क्लियर है क्या मामला? अब इसी को मैं पग विचलन विधि द्वारा भी बता देता हूं आप लोगों को कि सर पग विचलन विधि द्वारा कैसे निकालें। वैसे तो आपका सबसे इजी टॉपिक है ये, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाला टॉपिक था, वो यही था। भाई अपने को सवाल देखो इतना दिया हुआ होगा, इतना इतना, ये इतना सा दिया होगा। आगे क्या करना है, पहला काम तो x निकालना पड़ेगा अपने को, वर्ग अंतराल से निकाल लिया। उसके बाद अब कौन सी विधि लगानी है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में पहले तो अपने को a मानना ही पड़ेगा, तो a का मान तो हमने 25 मान ही लिया। बीच वाला मान मानना है। यदि मान लो जैसे आप कहोगे सर ये 5 आंकड़े हैं, तब तो बीच में आ गया 25, लेकिन यहाँ पर 6 आंकड़े हो तो 6 आंकड़ों में आप ना कोई सा ही मान, जैसे मान लो यहाँ 50 से 60 होता और यहाँ कोई और वैल्यू होती, ठीक है, तो यहाँ मान लो 50 60 55 आ गया। अब आप कौन सा मानोगे, तो अब चाहे तो आप 25 को मान लो और चाहे आप 35 को मान लो। इजी रहेगा कि आप जो 25 से आगे वाला ना उसको मानो। बीच में 2 मान है, दोनों में से कोई सा ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 35 मान लेना यहाँ पर या 25 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने माना उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हमें इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है पग विचलन विधि में, पग विचलन विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा, तो x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा uf बटे सिग्मा f इंटू एच। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो एक की, तो एक का मान तो यहाँ से 25 हमने मान ही लिया था, प्लस अब ऊपर वाला uf निकालना पड़ेगा, सिग्मा f का मान 30 आ ही रहा है, और गुणा बात आती है h की, तो h का देखो 0 और 10 का अंतर 10 10 10 10, अंतर सब कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, h का मान आ गया 10। अब uf निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, पहले u निकालोगे, तो u की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच। अब x की वैल्यू कितनी, 5 में से a घटाओ, a का मान कितना 25 बट्टे में h लगाओ, h का मान कितना 10, 5 में से 25 गया, माइनस का 20 आया, बट्टा में 10 लगाया, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया माइनस, 0 से 0 कट गया, माइनस का 2 आ गया। इसी तरीके से 15 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा, और 10 में 10 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 25 में से 25 घटाया 0, 0 में 10 का भाग दिया तो 0, 35 में से 25 घटाया 10, 10 में 10 का भाग दिया तो 1, 45 में से 25 घटाया 20 बचा, 20 में 10 का भाग दिया, कितना आ गया 2। इस तरीके से सारे आ गए। अब u को f से गुणा करना, देखो यदि f x निकाल रहे थे तो f को डायरेक्ट x से गुणा करे थे, d निकाले तो f को d से गुणा करे थे, u निकाल रहे तो f को u से गुणा करना है, बस यही है और कुछ नहीं है, माध्य कंप्लीट है इसी के साथ। अब अपने को एफ यू या फिर यू एफ निकालना पड़ेगा। अब गुणा करो भाई, एफ का मान 3 है, यू का मान -2 है, तो 3 को -2 से किया माइनस का 6 आ गया, 8 को -1 से किया माइनस का 8 आ गया, 10 को 0 से किया 0 आ गया, 4 को 1 से 4, 5 को 2 से 10, जोड़ करो 8 और 6 तो आ गया माइनस का 14, और 4 और 10 आ गया, ये भी प्लस का 14, 14 और माइनस का 14, जोड़ कितना आ गया 0, ये सिग्मा यूएफ आ गया 0, और सिग्मा एफ की वैल्यू 30। अब देखो इसका मान 0 है दोस्तों, सिग्मा यूएफ का मान क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये तो पूरा 0 ही बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया पूरा ही 0, तो 25 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 ही हो जाएगा, और यहाँ पर पग विचलन विधि द्वारा जो माध्य आएगा वो भी कितना आएगा 25 आएगा। ये हो गया फिट।
अब बताओ भाई। अरे क्यों संपट बैठोगे भाई? तीनों विधियां बता दी है मैंने माध्य निकालने की। कल की क्लास में माध्यिका और बहुलक भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक सवाल इसका और लेते हैं। यदि कल्पित माध्य पूछे ना दोस्तों, तो हमेशा कल्पित माध्य विधि द्वारा ही माध्य निकालना आपको, ठीक है ना। देखो एक सवाल लेते हैं। और इस चैप्टर के बढ़िया से नोट्स भी बनाना भाई। देखो सवाल लेते हैं यहां पर। कहाँ गया रे सवाल? अच्छा सा सवाल था एक। इसमें नहीं, दूसरे में है। ये रहा सवाल। ये है दोस्तों, कल्पित माध्य ज्ञात करो। निम्न बंटन का कल्पित माध्य क्या होगा, ठीक है ना। तो आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको। वर्ग अंतराल दे रखा है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है f। वर्ग अंतराल है 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34 और 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। और फ्रीक्वेंसी इधर की 6, 11, 21, 23, 11, 21, 23, 14, 5 ये दे रखे हैं दोस्तों। इसका हमें कल्पित माध्य बताना है। क्या बताना है? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कितना होगा? सबसे पहला काम, ऐसा सवाल जिसमें बारंबार ये जो वर्ग अंतराल है वो सतत ना होकर असतत हो, यानी रेगुलर नहीं हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? 5 से 14 है ना, यहाँ फिर 15 आ रहा है, तो आप देखिए 14 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो 1 का आधा कर दो, कितना होता है? 0.5। तो इसमें तो 0.5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 14.5 बन जाएगा। देखो पहले वाला जो है ना 5, उसमें से तो 0.5 घटा देंगे, और बाद वाला है ना 14, उसमें क्या कर देंगे? वो 0.5 हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से 15 में से 0.5 घटा देंगे, तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सतत बन जाएगा। तो देखो इसमें 0.5 जोड़ा तो 14.5 हो गया, और इसमें से घटाया तो ये बन गया 4.5। इसी तरीके से 15 में से 0.5 घटाया तो ये 14.5 बन गया। 24 में 0.5 जोड़ दे, इधर वाले देखो 0.5 बढ़ जाएगा सब में, 44.5, 54.5, 64.5। लेकिन इसमें देखो ये 25 है तो आधा घटाया 24.5 हो गया, रेगुलर हो जाएगा। देखो 24.5, 24.5, यहाँ 34.5 है, ये भी 34.5, ये 44.5 है, यहाँ भी 44.5, 54 है, तो यहाँ भी बन जाएगा 54.5। ये बात समझ में आ गई क्या भाई सभी के? यदि अंतराल सतत नहीं हो तो सतत बनाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताएं जल्दी से। पहले वाले में 0.5 घटा दो, और दूसरे वाले में लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दो। क्लियर है सभी के? चलो
अब देखिए आगे, वर्ग अंतराल है f है, हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान तो निकालना ही निकालना है, x होता है यहाँ पर विचर, और विचर का मान निकालने के लिए लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जोड़ो, लोअर प्लस अपर बाई 2, ये होता है विचर x का मान निकालने का, ठीक है ना, या निम्न सीमा प्लस उच्चतम सीमा बट्टे में 2। अब 4.5 में 14.5 जोड़ा तो 14 और 4 18 और 0.5 यानी पूरा 1 तो 19, और 19 का आधा कितना होता है भाई, 20 का आधा 10 होता है, तो 19 का आधा हो गया 9.5, ये आ गया 9.5। हर वैसे भी आप देखोगे 4.5 और 14.5 के बीच में कौन आता है, 9.5 ही आता है, ठीक है। फिर बात करें 14 और 24, 24 4 28 38 39, 39 का आधा, 38 का आधा कितना होगा भाई 19, तो ये 19.5 हो गया। इसी तरीके से ये 29.5 हो गया, ये आ गया 39.5 हो गया, यहाँ पर आ गया 49.5 और ये आ गया 59.5। ये दोस्तों एक आ जाएगा, उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ जोड़ के करने की जरूरत नहीं है। हो गया काम, x का मान आ गया, हमें लगानी है कल्पित माध्य विधि, तो जिसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक की, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आंकड़े हैं, तो आपको बीच वाला मान देखो, 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, इन दोनों में से कोई सा एक लेना है, इन दोनों में से एक, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, तो मैं मान लेता हूं कितना 39.5, ए का मान मैंने 39.5 मान लिया। अब देखो यहां हमें निकालना पड़ेगा d बराबर होता है x माइनस ए, तो जब 9.5 में से 39.5 घटाओगे, 9.5 में से 39.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना माइनस का। इसी तरीके से 19.5 में से 39.5 घटाओगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और इसमें से वो घटाओगे तो 0 आ जाएगा, फिर 49 में से 39 गया तो 10 आ जाएगा, और 59 में से 39 गया तो 20 आ जाएगा। ये d की वैल्यू आ गई है। अब एफ डी निकाल लो, क्या निकाल लो, एफ डी, एफ को d से गुणा कर दो, यहाँ पग विचलन विधि भी लगा सकते हो, ठीक है ना, 6 को 30 से गुणा, पग विचलन में इतना ही होता है बस h का भाग लग जाता है और कुछ नहीं है, यानी कि अंतराल कितना, 10 का अंतराल 10 का भाग है, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो h भाग में लगता है वो h क्या हो जाता है, बाद में गुणा हो जाता है। देखो f को d से गुणा किया, 6 को 30 से गुणा किया, 6 3 18, माइनस का 180, 11 दूना 22 यानी माइनस का 220, 21 गुणा 10 210, ये आ गया 0, 14 को 10 से किया 140, 5 को 20 से किया तो 100 आ गया। जोड़ो भाई, पहले तो सिग्मा एफ निकालो, कितना आएगा, 11 6 17 और 1 18 और 20, 18 10 28 38, 38 3 41 और 20 61, 61 और 4 65, 65 और 10 75 और 5 80, सिग्मा एफ की वैल्यू 80 आ गई है। इसी तरीके से सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए माइनस वालों को जोड़ो, पहले तो 200 400 500 80 और 20 100 यानी 600 610, माइनस का 610 आ गया, और 100 और 140 आ गया, कितना 240। मैंने बताया था ना इनका अंतर जरूर 0 ही है, वो जरूरी नहीं है, यहाँ पर संख्या माइनस की भी आ सकती है तो प्लस की भी आ सकती है। जब आप 240 में से 610 घटाओगे तो निश्चित माइनस का आएगा, और कितना आएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटाओ, 0 में से 0 0, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 370 आ गया। ये आ गया सिग्मा एफ डी का मान। अब आपका काम हो चुका। कैसे रे भाई, एक्स बार निकालना है तो ए प्लस ए का मान कितना है 39.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस का 370 है, बट्टे में एफ तो 80 आ गया, और गुणा एच लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पग विचलन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कल्पित माध्य लगा रहे हैं। 0 से आपका 0 कट गया, और
ये 39.5 पड़ा है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 का भाग दो भाई, 8 चौक 32, बचा कितना 5, तो 50 हो गया, 8 छंग 48, फिर 2 बच गया 20, तो 8 दूना 16, फिर 4 बच गया 40, 8 पंजो 40। 39.5 में से 4.625 घटाओ, 39.5 में से 4.625 घटाओ, ये आगे बन जाएगा 500। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 14 में से 6 गया 8, 8 में से 4 4, और ये 3, 34.875, 34.875, ये बन जाएगा आपका कल्पित माध्य, आपका आंसर। फिट है। ऑप्शन में 34.87 आए, चाहे 34.8 आए, चाहे 34.875 आए। सर हाँ जी, पग विचलन विधि द्वारा भी कल्पित माध्य निकालते हैं क्या? माध्य माध्य निकालते हैं। और कल्पित माध्य? कल्पित माध्य सिर्फ कल्पित माध्य विधि द्वारा ही, ये वैसे माध्य ही है, चाहे कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालो तो भी माध्य आएगा, डायरेक्ट मेथड द्वारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकालो तो भी माध्य ही आएगा, और आप कल्पित पग विचलन विधि द्वारा निकालोगे तो भी क्या आएगा, माध्य ही आएगा। तो सर थोड़ा इनका बहुत- आंसर तो नहीं, मतलब फ्री सेम तो नहीं होगा सर इनका आंसर फिर? तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है इसमें, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, हाँ सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लगभग मान आ जाता है, मतलब कहने का मतलब जैसे आपने देखा था पिछले सवाल में, उसमें डायरेक्ट मेथड से आपका 25 आ रहा था, सॉरी 24 पॉइंट कितना 83 आ रहा था क्या? हाँ। और फिर हमने कल्पित माध्य और पग विचलन द्वारा निकाला तो वो पूरा 25 आ रहा था। हाँ। तो एवरेज वैल्यू मतलब अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है यहाँ पर। और कोई दिक्कत? तो आज आपका माध्य है ना वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो कल्पित हो, चाहे बिना कल्पित हो, चाहे पग विचलन हो, चाहे आपका अदर सवाल बनने वाले हो माध्य के। और एक सवाल ऐसा और बनता है, जैसे आपको कह दिया कि 20 संख्याओं का माध्य 18 है, और इन संख्याओं में क्या हुई थी, गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी, जैसे मान लो कि एक संख्या गुणोत्तर थी और गुणोत्तर की जगह उसको क्या ले लिया, 94 ले लिया। तो यदि इसको सही किया जाए तो नया माध्य क्या होगा, तो उसमें सही कर देंगे अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या बताना पड़ेगा? सवाल बनता है ऐसा? कल बता देना सर। वैसे तो मैंने औसत में पढ़ा रखा है इसको, और औसत में और भी क्लास में लगेगा औसत में, लेकिन कल और बता देंगे, मुझे याद दिला देना थोड़ा सा, कल की क्लास में और बता दिया जाएगा। फिर कल अपना माध्यिका और बहुलक हो जाएगा, और जो विशेष पॉइंट हैं वो भी आ जाएंगे, कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे अपना ये जो सांख्यिकी है। कोशिश तो यही रहेगी। और इसके अलावा जो आरेख बनता है ना, दंड आरेख है, आयत जो बनता है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम जिसे बोलते हैं, थोड़ी क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और तो क्या करेंगे, कोशिश यही है कल कंप्लीट कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।